हेलो दोस्तों, तो आपने पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें सभी एमसीक्यूज़ हमने कवर किए और मैंने डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और चलिए अभी जो है आगे आरटीपी लेक्चर टू जो है वो लेक्चर टू पर हम बात करेंगे। और एक बात मैं कह दूं बेटा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कॉलम में अननेसेसरी सर ये कब आएगा वो कब आएगा, जबकि मैं लेक्चर में आपको बोल चुका हूँ कि ग्रेजुअली मैं आपको वो डेट दे दूंगा कि किस डेट से आपको ये रिविजन्स वगैरह आएगी और उसका एक पूरा शेड्यूल मैं आपको बना के दे दूंगा। तो दोस्तों, वो लेक्चर सुनने के बाद फिर से वो कमेंट पास करना, मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी आप कमेंट पास करें, पर इट्स ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं आरटीपी का लेक्चर नंबर टू। आई रिपीट, लेक्चर नंबर टू। ठीक है। तो अगर आर टी पी वन का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और लेक्चर नंबर टू का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। वैसे इसके आगे के क्वेश्चन पे तो अच्छा खासा डिस्कशन हमने किया है और आपको वैसे रीड करने से भी समझ में आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ फिर से डिस्कशन कर लूँगा तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, यानी आपका फास्ट हो जाएगा। और ये लेक्चर आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो अगर किसी को ये लेक्चर स्लो लग रहा होगा। तो दोस्तों चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे जो है डिस्कशन करेंगे, जो आरटीपी में दिया हुआ है। ये डिस्कशन करने के पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि रूल 43 में, आई रिपीट, रूल 43 में अमेंडमेंट्स क्या हुई है। और हम ये अमेंडमेंट के बेस पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे वो अमेंडमेंट के बेस पे लिया गया है जो आईटीसी में रूल 43 में अमेंडमेंट्स हुई फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले मैं वो अमेंडमेंट्स कवर कर लेता हूँ सबके लिए। सभी स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखें यहाँ पे। ठीक है, एक चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, शायद ये ऐसे कुछ नहीं समझेगा आपको। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे इसकी हर बात एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि हमारे एग्जाम्पल में हम तीन कैपिटल गुड्स लेने वाले हैं। पहला CG1 जो कॉमनली यूज हो रहा है और हमारे गिवन टैक्स पीरियड में हमने परचेस किया है, जो कॉमनली यूज है फॉर एग्जाम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई। CG2 जो अर्लियर जो यूज़ किया गया फॉर एग्जाम सप्लाई एंड फिर कॉमन में आया है। और CG3 जो पहले यूज़ किया गया फॉर टैक्सेबल सप्लाई और फिर कॉमन में आया है। सेम एग्जांपल मैंने अमेंडमेंट्स में लिया, जस्ट ये रिवीजन है बेटा। अगर किसी को ये एग्जांपल समझ में नहीं आता है तो अमेंडमेंट्स देखिएगा और पूरा डिटेल में वहाँ समझिएगा। यहाँ सिर्फ मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने अमेंडमेंट्स देख लिए। ओके, अमेंडमेंट्स देखने के बाद आप ये जो है, मैं यहाँ रिवाइज करके आरटीपी में आपका वो जो क्वेश्चन 14 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गुड जो कॉमनली यूज़ किया गया, CG1 जो पहले एग्जाम में यूज़ किया गया था फिर कॉमन में आया, और CG3 जो पहले टैक्सेबल में यूज़ किया था और फिर कॉमन में आया। हमारा टैक्स पीरियड हम लेके चल रहे हैं अगस्त। ठीक है, अगस्त का हम टैक्स पीरियड लेके चल रहे हैं। अब अगस्त के पहले के कुछ मंथ मैंने लिए हैं, जैसे अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त के बाद के मंथ लिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स। और मैंने क्या किया, मैंने टर्न ओवर दिया है अगस्त और उसके आगे का। जैसे टर्न ओवर अगर हम ले तो अगस्त का टर्न ओवर एग्जाम सप्लाई का 30 लाख रुपए और टैक्सेबल सप्लाई का 80 लाख, ऐसे 120 लाख का हमारा टैक्स पीरियड का टर्न ओवर है। मैंने सितंबर भी लिया, अक्टूबर का भी टर्न ओवर लिया, नवंबर का भी टर्न ओवर लिया, दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, पर ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टर्न ओवर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने अमेंडमेंट में ये एग्जाम्पल लिया, आपने लिखा भी होगा, पर यहाँ पे चलो फिर से मैं 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ। अब बेटा मैं यहाँ पे अगस्त में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये अगस्त मंथ को मैं 3 केसेस में डिवाइड करता हूँ, केस 1, उसके बाद में केस 2 और उसके बाद में केस 3। ठीक है, 3 केसेस में डिवाइड करता हूँ, 3 सिचुएशंस हम अगस्त में देखने वाले हैं। अब अगस्त में पहली सिचुएशन हम ये देखने वाले हैं केस 1 में, कि हमने कैपिटल गुड CG1 परचेस किया इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो हमारा टैक्स पीरियड है। और ये CG1 जो हमने अगस्त में परचेस किया, ध्यान से देखिए, CG1 जो हमने अगस्त में परचेस किया, ओके, उसका आईटीसी जो है 6 लाख रुपए और वो कॉमनली यूज हो रहा है। तो आईटीसी शोन इन द इनवॉइस, ये अमेंडमेंट थी कि उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड लाया कि इनवॉइस में क्या आईटीसी शो किया है उसके बेस पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आईटीसी शोन इन द इनवॉइस 6 लाख, जिसको हम कैपिटल ए डिनोट करेंगे रूल 43 में। और बेटा यहाँ पे जितना अमाउंट इनवॉइस में शो किया गया है रूल 43 क्लॉज ए के हिसाब से, सॉरी,
कॉमनली रूल 43 क्लॉज सी के हिसाब से हम उतना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर भी करेंगे। तो जब भी आप रूल 43 में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका तीन बातों पे मेन फोकस होना चाहिए कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर करने वाले हैं, सभी कैपिटल गुड्स का। दूसरा, हम कंप्यूटेशन ऑफ टीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टीसी। और थर्ड, टीई। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ टीसी, टीई। और चौथे एक बात, कोई पेमेंट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आपको ऐड करना है क्या, जो नई अमेंडमेंट है टीआईई, कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में हमको ऐड करने की जरूरत है क्या। तो बेटा ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे साथ आप इलेक्ट्रॉनिक, पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर करना है, दूसरा टीसी कैसे बनेगा, उस पर से टीई कैसे निकलेगा, क्योंकि टीई की अमाउंट हमें रिवर्सल करनी पड़ेगी। और एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है टीआईई, और ये टीआईई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में हमें ऐड करना है। केस वन में मैं क्या ले रहा हूं, केस वन में मैंने एक कैपिटल गुड्स खरीदा करंट टैक्स पीरियड में, जितना उसका आईटीसी है उतना मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, और उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल अज्यूम कर रहा हूँ। फिर मैं कंप्यूट करूंगा टीसी। टीसी मतलब हाँ, अब मैं आपको ये कहूँगा कि अमेंडमेंट के बाद अब आप क्या कीजिएगा, पहले हम क्या करते थे, पहले हम सभी कैपिटल गुड्स का टीसी कंबाइन कर लेते थे, मतलब सभी कैपिटल गुड्स के आईटीसी को हम ए कहते थे, और टीसी होता था समेशन ऑफ ए। आई रिपीट, टीसी होता था समेशन ऑफ ए। ओके, पर अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबका टीसी अलग अलग लीजिएगा। मतलब ये कि अमेंडमेंट्स के बाद अगर इस टैक्स पीरियड में अगस्त में कैपिटल गुड्स 1, कैपिटल गुड्स 2, कैपिटल गुड्स 3, अगर 3-4 कैपिटल गुड्स परचेस किया गया हो और आपको प्रॉब्लम में दिया हो, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि सबका टीसी अलग लेना। तो टीसी ऑफ CG1, मैंने एक ही कैपिटल गुड्स खरीदा, इसलिए टीसी ऑफ CG1 6 लाख रुपए। और टीएम, पहले हम टीएम कंबाइन निकालते थे, क्योंकि टीसी जो होता था वो समेशन होता था, इसलिए उसको टोटल जो समेशन आई उसका डिवाइडेड बाय 60 हम करते थे। लेकिन अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अमेंडमेंट के बाद टीएम जो है हर कैपिटल गुड्स का अलग निकालिएगा। आई रिपीट, हर कैपिटल गुड्स का अलग निकालिएगा, इसलिए टीएम CG1 जो है डिवाइडेड बाय 60 यानी 10,000। और उसके बाद में टीई, टीई जो है पहले जो फॉर्मूला था, पुराना फॉर्मूला टी आर इंटू ई बाय एफ या ई बाय एफ इंटू टी आर, लेकिन टी आर का कंसेप्ट उन्होंने रिमूव कर दिया है अमेंडमेंट्स के बाद। लेकिन टी आर का कंसेप्ट रिमूव होने के बाद भी फॉर्मूले में अभी भी टी आर है, जो गवर्नमेंट की मिस्टेक है, शायद वो करेक्ट कर लेंगे वॉट एवर इट में भी, और आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया भी है। तो हम टी आर की जगह टीएम अज्यूम करेंगे कि अब वो टी आर कंसेप्ट नहीं रहा, यहाँ टीएम लेना है, हर कैपिटल गुड्स का टीई आपको अलग अलग निकालना है। यानी इन सिंपल वर्ड, इस बार अब अमेंडमेंट्स के बाद टीसी, टीएम, टीई जो है आपको सब अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे टीएम ई बाय एफ जो कैपिटल गुड CG1 का निकलेगा, ई मतलब आपका टर्न ओवर जो होगा, ओके, एग्जाम सप्लाई का, एफ मतलब टर्न ओवर इन स्टेट, आई रिपीट टर्न ओवर इन स्टेट लिया जाएगा। तो यहाँ एफ टर्न ओवर इन स्टेट, तो हमने ऊपर जैसा देखा था, ओके, अगर आप आते हो तो अगस्त मंथ का हमने देखा था, एग्जाम सप्लाई का टर्न ओवर 30 लाख, टैक्सेबल सप्लाई 80 लाख, यानी टोटल टर्न ओवर 120 लाख है। तो नाउ इंटू 30 डिवाइडेड बाय 120, तो यहाँ पे 2500 टी आया है। और बाद में लास्ट एक नोटिफिकेशन आया था बेटा कि जो टीई निकलेगा या रूल 42 में D1 D2 निकलेगा, इसका आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ये ओके रिवर्सल करना पड़ता है, और आपको ये रिवर्स करना पड़ेगा 2500। तो ये रिवर्सल अमाउंट है, मतलब क्या, मेनली आपको ओके कितना क्रेडिट लेजर में जाएगा, कितना रिवर्सल है, और कितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है, ये तीन बातों पे फोकस करना है। तो ये रिवर्सल जाएगा GSTR 3B में, आप रिवर्सल बताओगे। और यहाँ TIE निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि TIE जो आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होता है वो एक ही केस में निकालना पड़ता है, अगर कोई कैपिटल गुड्स पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया और बाद में जो है वो कॉमन में आया, तो TIE निकालना पड़ता है, अदरवाइज TIE का पेमेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीन बातें एक बार फिर से, कितना क्रेडिट लेजर को जाएगा, टीई का रिवर्सल कितना आएगा, और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में TIE कितना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन बातें। अब बेटा केस 2 लेता हूं, समझ लो अगस्त में दूसरी केस हुई। दूसरी क्या केस हुई कि मैंने CG1 कॉमन कैपिटल गुड्स तो अगस्त में खरीदा, और CG2 जो पहले यूज किया जा रहा था किसके लिए, एग्जाम सप्लाई के लिए, अब वो कॉमन के लिए आ रहा है। मतलब क्या, एग्जाम्पल लेते हैं CG2 इन द मंथ ऑफ अप्रैल खरीदा था,
ओके 10 अप्रैल 2020 को मैंने CG2 खरीदा था। ओके जिसमें इनवॉइस पे 4 लाख रुपए का आईटीसी था, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूँ, तब मैंने उसका आईटीसी नहीं लिया। और इन द मंथ ऑफ अगस्त मैंने वो कॉमन में लाया। पहले वो एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई के लिए था, अब वो कॉमन के लिए आया। तो बेटा अब वो कॉमन के लिए आया तो केस 2 में सिचुएशन कैसी होगी, हमने ये भी डिस्कशन किया। केस 2 में जो सिचुएशन होगी, तो अब आपको ए, दोनों का ए अलग अलग लेना है। ए मतलब उसका आईटीसी कितना है, कैपिटल ए। तो यहाँ पे आईटीसी ऑफ CG1 6 लाख और आईटीसी ऑफ CG2 4 लाख रुपीस आपको पूरा का पूरा, जितना इनवॉइस में अप्रैल में इनवॉइस में कितना बताया था बेटा, अप्रैल में उसके ऊपर इनवॉइस में 4 लाख रुपए बताया था, तो अप्रैल में इनवॉइस में जितना अमाउंट होगा उसका जीएसटी, ओके ये 4 लाख रुपीस आपको लेना है। यही तो अमेंडमेंट है। पहले हम क्या करते थे, अमेंडमेंट के पहले पुरानी प्रोविजन अगर आपको याद होती, तो हम जब एक्सक्लूसिव एग्जाम का कॉमन में लाते हैं तो 5% रिड्यूस करके लेते थे। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या हुई, अब अमेंडमेंट ये हुई कि आपको 5% रिड्यूस करके नहीं लेना है। कम ऑन, ध्यान सुनना, 5% रिड्यूस करके आपको नहीं लेना है। आपको जितना इनवॉइस में है उतना पूरा का पूरा 4 लाख रुपए आपको लेना है। और ये 6 लाख रुपए और एग्जाम का हमने पहले नहीं लिया था, अब वो कॉमन में आ गया, इसलिए 4 लाख। तो पहली स्टेप क्या है, मुझे पहली स्टेप ये डिसाइड करनी है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर करूंगा। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को 6 + 4 यानी 10 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा। फिर मैं टीसी निकालूंगा। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि टीसी हर कैपिटल गुड्स के लिए अलग अलग निकालो। तो टीसी मतलब समेशन ऑफ ए, और कि इंडिविजुअल कैपिटल, इवन दो इन्होंने समेशन ऑफ ए बोला होगा, तभी आप टीसी अलग अलग निकालो। तो टीसी CG1 का 6 लाख और टीसी CG2 का 4 लाख रुपए, जितना भी आईटीसी है। फिर से एक बार कह दूं, यहां पे आपको 5% का रिडक्शन नहीं करना है, यही खास अमेंडमेंट है। आपको जितना आईटीसी बताया गया है उतना आईटीसी पूरा लेना है। तो यहां 6 लाख और 4 लाख। फिर बेटा आपका निकलेगा टीएम। टीएम 6 लाख डिवाइडेड बाय 60, 10,000, और CG2 का दोनों का अलग निकालो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 60 यानी 6,667, यह आपका टीएम निकला। और उसके बेस पे आप टीई निकालो। टीई कैपिटल गुड्स का CG1 का, तो अब CG1 का टीई जो निकला इंटू 30 डिवाइडेड बाय 120, 10,000, 2,500। और रिवर्सल, हाँ अब ये बात मैं मानता हूं कि आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में आगे रिवर्सल के पीरियड के कैलकुलेशन पे उन्होंने कोई प्रैक्टिकल केस नहीं दिया है। स्टैट्यूटरी अपडेट्स में तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है। और आपको कह दूं आपके आरटीपी में भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का टाइम पीरियड कैसे निकालना वो नहीं दिया है। तो मैंने ये अमेंडमेंट्स पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था और अभी भी आपको बता रहा हूँ। नो, आपको रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में ही रिवर्सल करना है। पर वो कैलकुलेशन में थोड़ा एक मेरा व्यू जो है अलग आ रहा है, तो वो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज नहीं करूँगा। जो भी स्टूडेंट को अगर कोई आरटीपी देखते हो कि ऐसा लग रहा है कि नहीं सर यहाँ आप जो कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पे ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। आप अमेंडमेंट्स का उतना पोर्शन थोड़ा स्पीड में सुन लीजिएगा, पर ये वाला पोर्शन सुन लीजिएगा, मैं फिर से बार बार रिवाइज नहीं करूँगा। तो ये अगस्त में खरीदा, तो अगस्त हमने लाइव 5 साल अज्यूम की, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 60 मंथ्स का डिफर्ड आएगा और हम अगले 60 मंथ्स E/F के रेशियो में पे करेंगे। मतलब हम सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और ऐसे 60 मंथ E/F के रेशियो में, मतलब रिस्पेक्टिव मंथ में E क्या आ रहा है और F क्या आ रहा है उसके बेस पे हम पेमेंट करेंगे। जैसा मेरा यहाँ पे TM आया था 10,000 रुपये कैपिटल गुड्स CG1 के लिए, तो यहाँ जो TM आया तो मैंने अगले 60 मंथ में डेफर्ड किया। सो यहाँ पे 10,000 इंटू रिस्पेक्टिव E/F जो होगा वो रिस्पेक्टिव E/F के रेशियो में आगे मैं जो है उसको रिवर्स करूंगा। लेकिन अब बात है CG2 की, मैं आपका ध्यान रहोगा CG2 पे लाऊंगा। तो TE जो निकालोगे CG2 का, तो CG2 का TM कितना है बेटा, CG2 का TM 4 lakhs डिवाइडेड बाय 60, हाँ 4 lakhs डिवाइडेड बाय 60 यानी 6,667, ये CG2 का TM आया। ओके, तो उसके ऊपर 1667। अब 1667 जो है आपको जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी ये CG2 की उतने पीरियड तक रिवर्सल करना है। अब यहाँ जो पॉइंट है ध्यान से सुनिएगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये CG2 मैंने कब खरीदा था, तो CG2 मैंने अप्रैल में खरीदा था। तो CG2 मैंने अप्रैल में खरीदा था, तो यहाँ पे मेरी 10 अप्रैल 2020 को, तो मतलब मैंने कितना यूज कर लिया एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई, अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई एंड जुलाई टू अगस्त। मैं अगस्त जो ले रहा हूँ बेटा वो भी यूजफुल लाइफ
लाइफ में ले रहा हूँ, यानी 10 अगस्त यूजफुल लाइफ में ले रहा हूँ, यानी 4 महीने कट गए, यानी बचे हुए, अगर मैं लाइफ 60 मंथ्स अज्यूम करूँ तो बचे हुए 56 मंथ्स जो है मुझे उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, 56 मंथ। तो यहाँ मेरा मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट से कि ये जो अगस्त वाला मंथ है, वो जो मैंने पार्ट ऑफ द अगस्त ले रहा हूँ, वो पार्ट ऑफ द अगस्त में यूजफुल में लूँ या नॉन यूजफुल में लूँ। ओके, ये कंफ्यूजन है, मतलब मैं यहाँ 56 मंथ लूँ या 57 मंथ लूँ, या फिर उसको ऐसा कहो कि मैं यूजफुल लाइफ अप्रैल टू मई टू जून, जून टू जुलाई, यानी मैं 3 महीना लूँ या अगस्त का भी कंसिडर करके 4 महीना लूँ। अगर आप समझ रहे होगे इस बात को, थोड़ा मैं फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ कंफ्यूजन है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। मैं जो है अगस्त का पार्ट पीरियड यूजफुल में ले रहा हूँ, यानी मेरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 56 मंथ्स है, और ये 56 मंथ मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था बेटा, पहले मैं बता दूं, पहले वो कहते थे कि जब एक्सक्लूसिव एग्जाम का कॉमन में आता है तो आप 5% रिड्यूस कर लो, 5% पर क्वार्टर रिड्यूस कर लो, ओके, और बाकी बचा हुआ जो है 60 मंथ में पे करो, यानी क्योंकि आपको टीसी में जो ऐड करना है वो बाकी बचा हुआ ऐड करना पड़ता था पहले, और आपको 60 मंथ तक पे करना पड़ता था। अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने कहा नहीं, अब वो 5% रिडक्शन वाला क्राइटेरिया नहीं, जितना इनवॉइस में बताया था 4 लाख रुपए, कि वो 4 लाख रुपए कंसीडर करो टीसी के लिए, उतना आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को भी ट्रांसफर कर दो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को भी ट्रांसफर करो, ओके। और अब जो है आप जो रिवर्सल करोगे, आप रिवर्सल 56 मंथ्स के लिए करोगे, यानी इन्होंने और सिंप्लीफाई किया, यानी आप 60 मंथ्स के लिए नहीं करोगे, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ बची है, उसकी यूजफुल लाइफ 56 मंथ्स बची है, तो आप रिवर्सल 56 मंथ्स ही करोगे। तो आप ये कहोगे बेटा कि जो है सर हमें तो यहाँ, अगर आप कहोगे तो हमें तो सर पहले क्या होता था, 5% रिड्यूस करना पड़ता था, तो 5% रिड्यूस करके बाकी का जो क्रेडिट है वो 60 मंथ तक पे करना था। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे सर जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड पीरियड के लिए यूज किया गया अप्रैल से लेके तो अगस्त तक, उसका भी क्रेडिट मिल गया। नहीं बेटा, उसके लिए उन्होंने TIE नया कंसेप्ट लाया है, पेमेंट्स आपसे करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 महीना आपने एक्सक्लूसिवली के लिए यूज किया तो उसका पेमेंट अलग से करवाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लाया, यानी पहले रिड्यूस करके 5% रिड्यूस करके आप 60 मंथ तक पे करो। अब वो कह रहे नहीं, ओके, आप कोई भी कैपिटल गुड्स की लाइफ 60 महीने के ऊपर अज्यूम मत करो। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एग्जम्प्टेड पीरियड में यूज किया वो पीरियड प्लस आगे 60, यानी वो कैपिटल गुड्स की लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती थी, अगर आप मुझे समझ पा रहे हो। लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, कैपिटल गुड्स की लाइफ इनवॉइस की डेट से 60 मंथ ही ली जाएगी, और वो 60 मंथ में ओके जो यूज कर लिया एग्जम्प्टेड पीरियड के लिए वो छोड़ के बाकी जो बचा वो पीरियड, यानी 56 मंथ जो बचा उतने ही आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, आगे 60 मंथ्स के लिए रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उन्होंने की। और जो आपने एग्जम्प्टेड पीरियड में यूज किया था CG2, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और वो TIE आपको पे करना पड़ेगा, और वो TI निकलेगा 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, और यानी पार्ट ऑफ द क्वार्टर वुड बी ट्रीटेड एज फुल क्वार्टर। यानी अगर आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है तो अप्रैल में जून एक कैलेंडर क्वार्टर, और अगस्त का कुछ पीरियड, यानी 2 कैलेंडर क्वार्टर जो है यहां मैं कंसीडर करूंगा, और ये 2 कैलेंडर क्वार्टर जो है उसके हिसाब से मैं यहां रिवर्स कर रहा हूं। तो 2 कैलेंडर क्वार्टर की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मैं निकालूंगा, रिवर्स नहीं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालूंगा, वो 40,000 आ रही है, और वो 40,000 में हम पे अलग से करेंगे। यानी पहले रिड्यूस करके लेते थे, अब रिड्यूस करके नहीं, पूरा क्रेडिट ले लो, और ये 40,000 अलग से आप पे करो। और आपको जो अब डिफर्ड पे करना है, यानी E/F के रेशियो में जो आपको पे करना है, वो आपको 60 मंथ पे नहीं करना है, आप जितनी उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी उतना ही पीरियड आपको पे करना है बेटा। तो ये हमने देखा। और केस 3 लेते हैं। केस 3 में बेटा क्या, तो यहां TIE निकला केस 3 में यहां पे पहले एक कैपिटल गुड CG1 जो हमने इस मंथ अगस्त में खरीदा, और CG3, आई रिपीट, CG3 जो पहले टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा था अब कॉमन में आ गया। तो अब समझ लो CG3 एग्जांपल में मई में खरीदा था, और 20 मई को CG3 खरीदा, जो पहले एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में था, इनवॉइस में उसके ऊपर 3 लाख रुपए का GST था, तो मैंने उसका ITC ले लिया, मैं ITC उसका ले चुका हूं, और वो कॉमन में आ गया।
तो लॉ क्या कहता है, अगर कोई कैपिटल गुड जो एक्सक्लूसिवली पहले टैक्सेबल के लिए था और वो कॉमन में आ गया, तो अब ऐसे केस में पहला क्वेश्चन, हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर करेंगे? हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को सिर्फ यहाँ पे कैपिटल गुड्स CG1 का ही ट्रांसफर करेंगे, ओके, CG3 का नहीं करेंगे, क्योंकि CG3 का क्रेडिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए CG3 का मैं ITC ट्रांसफर नहीं करूंगा। ओके, यहाँ पे तो मैं जब ये सवाल आएगा सामने कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना, तो 6 लाख रुपए, लेकिन जब मैं टीसी कंप्यूट करूंगा तो मुझे टीसी दोनों का लेना पड़ेगा, कमा, मुझे टीसी दोनों का लेना पड़ेगा, क्योंकि टीई दोनों का निकलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे रिवर्सल दोनों का करना है, इसलिए टीई मैं तब तक नहीं निकाल सकता हूं जब तक टीसी नहीं आता है हाथ में, इसलिए टीसी मुझे दोनों का लेना है, 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, दोनों का टीएम निकालना है और यहाँ पे दोनों का टीई निकालना है। CG1 का टी जो 2500 वैसा ही आएगा जो नेक्स्ट 60 मंथ में पे करूंगा, और यहाँ पे CG3 का जो है, ओके, CG3 का टी निकलेगा, पर इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में पे करूंगा, इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 57 मंथ्स। 57 मंथ क्यों ले रहा हूं बेटा? क्योंकि मैंने मई में खरीदा था, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, 3 महीना यूज कर लिया, रिमेनिंग 57 मंथ्स जो है मैं पे करूंगा, रिवर्सल करूंगा उसका ITC जो मेरा TE आएगा, और मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके, क्यों? क्योंकि बेटा पहले जो 3 महीने में एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज किया तो वो मेरा राइट ही था, मैं पे क्यों करूं? यानी यहाँ पे TIE निकालने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड, आपको TIE एक ही केस में निकालना पड़ता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड करना है, वो केस कौन सी है? जब एक्सक्लूसिव एग्जाम का कॉमन में आता है तो वो सिचुएशन में आपको TIE निकालने की जरूरत पड़ती है। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझ में आया, आपने ध्यान दिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, तो डेफिनेटली अब मैं जो प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं वो प्रॉब्लम बहुत ईजी है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हम RTP का प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 40, ठीक है। KPL लिमिटेड रजिस्टर इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, HP। हाँ, अब मैं आपको एक बात और कह दूं कि मैंने जो अभी आपको पढ़ाया, तो इस केस में अब 5% रिडक्शन आपको कोई केस में करना नहीं है। आपको सीधा सीधा जितना इनवॉइस में क्रेडिट है उतना ले लेना है। बस उन्होंने सिंप्लीफाई क्या किया कि पहले हम जो है अगला 60 मंथ्स, आई रिपीट, पहले जो हम है अगला 60 मंथ डेफर्ड करते थे, अब आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे ही डेफर्ड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। KPL Limited registered in a state of Himachal Pradesh, underline, has a manufacturing unit at Baddi, HP. The company manufactured two products, XT, ST, while XT is the taxable, ST is the exempt. ये याद रखना, XT taxable है और ST exempt है from GST. ओके, यहाँ पे KPL Limited has furnished the following details. कौन कौन सी डिटेल्स उन्होंने दी है? मशीनरी 1 परचेस ऑन 1 जुलाई, हमारा मंथ कौन सा है? जुलाई है शायद, नीचे दिया होगा उन्होंने, 1 जुलाई, बीइंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ XT एंड ST, यानी ये जो मशीनरी 1 है उसका IGST उन्होंने दिया है। जस्ट अ मिनट, IGST दिया है बेटा। तो अब यहाँ पे 1 जुलाई जो है बेटा, 1 जुलाई को मशीन 1 खरीदे थे, और ये दोनों यानी ये कॉमन यूज हो रही है, कॉमन यूज हो रही है, ठीक है। दूसरा, मशीनरी 2 परचेस ऑन 1 जुलाई बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग XT, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली जो है XT के लिए यूज हो रहा है, और XT, एक मिनट, XT हमारा टैक्सेबल है, इसका मिल जाएगा, सॉरी, XT हमारा टैक्सेबल है, इसका ITC मिल जाएगा, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है। मशीनरी 3 परचेस ऑन 1 जुलाई बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ST एग्जाम्प्ट है, इसलिए इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मशीनरी 4, हाँ अब ध्यान देना, मशीनरी 1 हो गया, मशीनरी 2 हो गया, मशीनरी 3 हो गया, मशीनरी 4 परचेस ऑन 1 अक्टूबर लास्ट ईयर फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ST मतलब एग्जाम, फ्रॉम 1 जुलाई सच मशीनरी विल ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट XT। तो अब मैं ये लूंगा यहाँ पे अर्लियर, अर्लियर, एग्जाम, नाउ कॉमन,
कॉमन में आ गया, ठीक है। उसके बाद में मशीनरी 5 परचेस ऑन 1 जनवरी ऑफ बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सटी फ्रॉम, अच्छा प्रोडक्ट एक्सटी मतलब टैक्सेबल, फ्रॉम 1 जुलाई सच मशीनरी विल ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसटी, यानी पहले अर्लियर टैक्सेबल नाउ कॉमन, ठीक है। और मशीनरी 6 परचेस ऑन 1 जुलाई 2 years ago being used in manufacturing XT and ST, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसका एडजस्टमेंट क्या है। अब ये देखो कि ये जो मशीनरी 6 है ये 2 साल पहले खरीदी थी और वो पहले से कॉमन में यूज हो रही है, पहले से कॉमन में यूज हो रही है, ठीक है। कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ आईटीसी। अब देखो जनरली आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना गया, फिर आपका टीई कितना है और आपको टीआई कितना पे करना है, तो वो क्या क्या पूछ रहे देखो। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी हमारा टैक्स पीरियड है जुलाई। अमाउंट इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट फॉर विच द जुलाई, यानी टीआईई आपको निकालना है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन टीसी निकालना है और आपको टीएम निकालना है, ओके। तो टीसी टीएम निकालना है। इन्होंने टीई निकालने नहीं कहा है, जानबूझ के इन्होंने टीई निकालने नहीं कहा है बेटा। क्यों नहीं कहा इन्होंने टीई निकालने बेटा, क्योंकि मैं बताता हूँ। टीई निकालने इन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसमें टीआर अभी भी दिया हुआ है और गवर्नमेंट ने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया है, क्योंकि टीआर कंसेप्ट रिमूव हो चुका है और टीआर कंसेप्ट रिमूव होने के बाद भी फॉर्मूले में टीआर है। तो हमारी इंस्टीट्यूट भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, हमारी इंस्टीट्यूट कहती है टीई मत निकालना क्योंकि टीआर के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो आप सिर्फ कैलकुलेशन टीएम तक करो भाई, ओके। तो ऑल नेसेसरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन कंप्लाइड विद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो सबसे पहले हम देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो बिना देखे बताओ, क्या मशीनरी 1 जो पहले से कॉमन में है उसका क्रेडिट लेजर को पूरा ट्रांसफर कर दूं? यस, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफर करेंगे 72,000। उसके बाद में जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए ये भी ट्रांसफर करेंगे क्या? यस। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई का नहीं करेंगे। मशीनरी 4 जो पहले एग्जाम के लिए थी अब कॉमन में आई, तो क्या मैं 5% रिड्यूस करके क्रेडिट लूँ या अब इनवॉइस में जितना बताया पूरा लूँ? अमेंडमेंट के हिसाब से अब 5% रिडक्शन वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। अब जितना आप इनवॉइस में बताओगे पूरा क्रेडिट, यानी पूरा का पूरा ये लोगा। जो मशीन, हाँ ध्यान से सुनना, जो मशीन पहले टैक्सेबल के लिए थी अब वो कॉमन में है, जो पहले टैक्सेबल के लिए थी जो अब वो कॉमन में है, तो इसका क्रेडिट लूँ क्या? नहीं, क्योंकि जब पहले टैक्सेबल के लिए थी तब इसका क्रेडिट ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो अब इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं लूंगा, पर टीसी कैलकुलेशन के लिए लूंगा। आई रिपीट, टीसी कैलकुलेशन के लिए लूंगा। और एक नई एडजस्टमेंट जो मैंने अमेंडमेंट ने ये पॉइंट मैंने जो है कि नहीं लिया था, इन्होंने कवर कर लिया यहाँ पे। और वो ये कि नया एडजस्टमेंट क्या कि एक पुरानी मशीन जो पहले से कॉमन के लिए यूज होगी, अब मुझे बता 2 साल पहले पुरानी मशीन जो पहले से कॉमन के लिए यूज हो रही है, मेरी बात समझ रहे हो, पहले से कॉमन के लिए, उसका क्रेडिट तो हमने ले लिया होगा पहले, क्योंकि पहले से ही कॉमन के लिए यूज हो रही है, तो अब मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। हाँ, पर टीसी कैलकुलेशन के लिए जरूर कंसीडर करूंगा। रिपीट, टीसी कैलकुलेशन के लिए और टीएम कैलकुलेशन के लिए जरूर कंसीडर करूंगा, क्योंकि पुराने मशीन का भी तो टीएम मुझे आगे डिफर्ड करना है उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके बेस पर। ये समझ में आया मेरे को? तो अब यहां पे बेटा समझ में आ रहा है कि आपको? ओके, तो अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो मशीन 6 का भी क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, यानी क्रेडिट में लूंगा 72, 36 एंड 1,44,000। तो देखो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना जाएगा, तो 72, 36, 144। ओके, मशीन 6 का नहीं जाएगा क्योंकि उसका क्रेडिट मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो टोटल क्रेडिट जो जाएगा मंथ ऑफ जुलाई में वो 2,52,000 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को मैं कितना ट्रांसफर करूंगा। दूसरी बात बेटा, अब टीआईई एक ही केस में कैलकुलेट होता है, और वो कौन सी केस है? वो केस है बेटा यहां पे अगर कोई पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए है और वो कॉमन के लिए आ रहा है, यानी मैं मशीन 4 की बात करूंगा, मशीन 4 का 5% पर क्वार्टर के हिसाब से मुझे टीआईई निकालना है। ओके, क्योंकि वो पीरियड के लिए वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज हुआ? एग्जाम सप्लाई के लिए। तो अब बेटा अक्टूबर
और तो मैं कैलेंडर मंथ लूंगा। 5, जब भी 5% पर क्वार्टर वाला क्राइटेरिया आया तो कैलेंडर मंथ लेना है आपको। तो अक्टूबर कैलेंडर मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई से तो वो कॉमन में आ गया। आई रिपीट, 1 जुलाई से तो वो कॉमन में आया। तो ये प्रॉब्लम है, मैं ये क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा कि 1 जुलाई से कॉमन में आया, मतलब जुलाई का कोई भी पीरियड एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए नहीं है। जुलाई का एक भी दिन एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए होता तो मैं वो क्वार्टर भी कंसीडर कर लेता, लेकिन 1 जुलाई को ही कॉमन में आ गया। तो ऐसे केस में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये केस में बेटा मैं 3 क्वार्टर यहाँ कंसिडर करूंगा टी आई ई निकालने के लिए। तो टी आई ई, तो यहाँ एग्जाम सप्लाई का आईटीसी लो, कैलकुलेटर फटाफट फटाफट कैलकुलेटर लो। 1,44,000 इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर, उतना रिड्यूस करो। तो अगर आप नोट नंबर 7 देखते हो तो 7 में उन्होंने कैलकुलेशन तो दिया ही होगा। यस, 3 क्वार्टर देखो, 21,600 मुझे पे करना है। ठीक है, 21,600 मुझे पे करना है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, क्या निकाल के दो, टीसी। तो टीसी बेटा यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था सबका टीसी अलग अलग लेना। देखो आरटीपी में भी वैसा दिया है, टीसी आपको जो है, फिर आप समेशन कर सकते हो, लेकिन सबका टीसी आप अलग अलग लोगे तो ज़्यादा। अब टीसी लेते वक्त ध्यान से सुनना, टीसी लेते वक्त मुझे पहली मशीन 72 का लेना है क्योंकि वो कॉमनली है। दूसरा, मुझे टीसी में नहीं लेना है क्योंकि टीसी लेते वक्त सिर्फ मुझे कॉमन वाले कैपिटल गुड्स लेना है, ये बात ख्याल रखना। टीसी लेते वक्त मुझे सिर्फ कॉमन वाले कैपिटल गुड्स लेना है। तो 72 लोगा। उसके बाद में, हाँ 72 ले लिया। उसके बाद में, हाँ ये भी, इसका भी मैं टीसी कंसीडर करूंगा जो पहले एग्जाम में था और कॉमन में आया, मतलब 144 लूंगा। इसका भी मैं लूंगा मशीन 5 का, ये मैं क्रेडिट नहीं लूंगा पर टीसी के लिए कंसीडर करूंगा, यानी 18,000। और जो कॉमन के लिए पहले से यूज हो रहा है वो भी मैं कंसीडर करूंगा 1,08,000। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो मैं पहले से यूज कर रहा हूं कॉमनली उसका भी टीसी के लिए करूंगा। अब मैं आगे आगे 60 मंथ उसको डेफर्ड नहीं करूंगा क्योंकि 2 साल ऑलरेडी मैं उसका ई बाय पे कर चुका हूं। तो अब उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है 3 साल, तो 3 साल ही मैं पे करूंगा। लेकिन टीसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे वो भी मशीन लेनी पड़ेगी जो पहले से कॉमन में यूज हो रही है। तो बेटा अब यहां पे देखो, अगर आप टीसी देखते हो तो मशीन ए का ले लिया मैंने, मशीन 1, मशीन 4, मशीन 6 का भी ले लिया मैंने देखो, और मशीन 5 का भी ले लिया। तो मेरा टीसी जो आया 3,42,000, उन्होंने समेशन किया है। ओके, यहाँ टीसी 3,42,000 लिया है। ऐसा भी चल सकता है समेशन, ये सबका अलग अलग निकालो तो भी चल सकता है। और यहाँ पे टीएम डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो 5,700, तो आपको 5,700 जो है, ओके यहाँ आपका टीएम निकला। टीई निकालने उन्होंने नहीं कहा है। ओके, तो यहाँ समेशन कर सकते हो क्योंकि टी निकालने नहीं कहा है, पर टी अगर निकालना है ना बेटा तो आपको सबका टी अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अलग अलग आएगी, उसका रिवर्सल अलग अलग आएगा, इसलिए टी जो है आपको सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। पर ठीक है, यहाँ पे टी निकालने नहीं कहा है इसलिए उसका समेशन चल सकता है। तो अगर आप इसकी नोट्स ध्यान से पढ़ो तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 था बेटा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किया। ठीक है, चलो 14 नंबर का प्रॉब्लम होने के बाद हम देखते हैं 15। चल देखते हैं 15 नंबर, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेटा लेक्चर रुक गया था, फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर टैक्सेबल गुड्स क्यू एंड एग्जाम गुड्स एस। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
अगर आपने अमेंडमेंट देखी होगी, ये भी अमेंडमेंट पे ही क्वेश्चन है और आपको याद आएगा। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, दो गुड्स बना रहा है और गुड्स से Q&S। Q उसका टैक्सेबल है और S उसका एग्जम्प्ट है। क्यों S? प्रोडक्ट S is sold in international market विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एस जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट अंडर LUT, ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स। कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाईज मेड बाय इट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। Product S has been exported to UK for pound 12,000। ये जो एक्सपोर्ट है pound 12,000 है। And product Q has been supplied to Betty Enterprises within India 20 lakhs। ओके, ये जो प्रोडक्ट Q है ये बेट्टी एंटरप्राइजेस को सप्लाई किया है और इसकी प्राइस है 12 lakhs। ठीक है, प्राइस सॉरी 12 lakhs नहीं 20 lakhs, मेरे से मिस्टेक हो गई, 20 lakhs। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नोट अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर अप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पीरियड ऑन इनवर्ट सप्लाईज रिसीव ड्यूरिंग द सेड टैक्स पीरियड। ठीक है, GST ₹5 lakhs ऑन पेड ऑन द इनपुट्स। कंपनी ने इनपुट खरीदे, इनपुट सर्विस खरीदी, कैपिटल गुड्स खरीदे। इनपुट पे GST जो है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद में GST 2,40,000 ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे GST 2,40,000 है। ठीक है, और GST 2 lakhs पेड ऑन इनपुट सर्विसेज, और इनपुट सर्विसेज पे GST उसका 2 lakhs रुपीज़ है। ठीक है, इनपुट सर्विसेज पे 2 lakhs रुपीज़ है। ऑल अबव इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब देखो वो क्या कह रहे हैं। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू UK in Indian rupees 12 lakhs. However, the value of such product when supplied domestically by company in a similar quantity, it should be 10 lakhs। मतलब अगर ये $12 को हम ले ले 12,000 तो ये इंडियन रुपीज़ वैल्यू जो आती है, इंडियन रुपीज़ वैल्यू ये 12 lakhs आती है। और सिमिलर डोमेस्टिक गुड्स, सिमिलर गुड्स sold in domestic market, और वो है यहाँ पे जिसकी वैल्यू 10 लाख दिया है। यानी ऐसा गुड्स अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाए तो 10 लाख रुपए। चलो अच्छी बात है। बेट्टी एंटरप्राइजेस इज 100% EOU। इट हैज क्लेम द ITC ऑन गुड्स सप्लाइड टू इट बाय सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। बेट्टी एंटरप्राइजेस ये 100% EOU है, EOU है, और वो जो भी GST लगा रहा है सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये ITC क्लेम कर रहा है। ITC क्लेम बाय 100% EOU। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में थर्ड, द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड for which refund claim is being filed after GST R3B of the said tax period has been 5,80,000। ठीक है, इसको मैं 3 केस में लेता हूं। केस 1, रिफंड एज पर फॉर्मूला
केस टू बैलेंस आफ्टर फाइलिंग, कुछ अमेंडमेंट याद आना चाहिए आपको, आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B, वो कितना दे रहे हैं 5,80,000 बैलेंस इन ITC, आफ्टर फाइलिंग GSTR 3B 5,80,000। और थर्ड, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिनोटेक्स लिमिटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर at the time of filing application कितना है 3 lakhs। ठीक है, अमेंडमेंट आपको याद आनी चाहिए रिफंड चैप्टर की, जिसने अमेंडमेंट देखा होगा वही सॉल्व करके आएगा भाई, है ये हमने एक क्लैरिफिकेशन देखा था। ठीक है, तो अब आगे क्या कहते देखते हैं, कंप्यूट द अमाउंट रिफंडेबल टू सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। चलो, पहली बात तो मैं आपको कह दूं, अगर कोई एग्जाम सप्लाई होगा, लेकिन एग्जाम सप्लाई अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो ज़ीरो रेट में क्लासीफाई होगा, और ज़ीरो रेट में क्लासीफाई होगा तो उसका ITC भी मिलता है और उसका रिफंड भी मिलता है। अगर आपको ये जानना है तो सेक्शन 16 में जाओ IGST एक्ट में, अभी यहाँ लेक्चर पॉज करो, सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में जाओ और सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में सबसेक्शन 2 पढ़ो। सबसेक्शन 2 में क्लियर कहा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ITC भी मिलेगा और रिफंड भी मिलेगा, नॉट विस्टैंडिंग टू फैक्ट दैट आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है। तो एग्जाम सप्लाई ज़ीरो रेट का कलर ले लेता है अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो और ITC के सेक्शन 17 के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपको दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे तो आपका टैक्सेबल सप्लाई है और आपका एग्जाम सप्लाई है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक आप सभी ध्यान रखो, जिसने रेगुलर क्लास किया हो या जो भी है, मैं जो कहने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यहाँ जो 100% EOU को सप्लाई किया, अगर 100% EOU को सप्लाई करते हो तो उसे डीम एक्सपोर्ट कहा जाता है और वो 89(4)A का सप्लाई माना जाता है। सुनना, 89(4)A का सप्लाई माना जाता है अगर आप EOU को देते हो, पर 89(4)A का रूल 89(4)A का सप्लाई तभी माना जाता है अगर यहाँ पे 100% EOU उसका रिफंड क्लेम करता है, उसका ITC नहीं लेता है। पर यहाँ 100% EOU उसका ITC ले रहा है। अगर 100% EOU उसका ITC क्लेम कर रहा है तो ये 89(4)A का सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब ये 89(4)A का सप्लाई नहीं माना जाएगा क्यों, एक बार ये पॉइंट फिर से समझ लो। क्या होता है, अगर आपने डीम एक्सपोर्ट करते हो तो आइदर सप्लायर या रिसिपिएंट को रिफंड मिलता है। ध्यान से सुनना, आइदर सप्लायर या रिसिपिएंट को रिफंड मिलता है। ओके, लेकिन अगर कोई भी इसका रिफंड क्लेम करता है, सप्लायर या रिसिपिएंट, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, सप्लायर या रिसिपिएंट कोई भी इसका रिफंड क्लेम कर रहा है तो वो 89(4)A उसको कैच कर लेता है, क्योंकि 89(4)A उसको रिफंड देता है। और अगर 89(4)A उसको डीम एक्सपोर्ट में कैच कर लेता है तो फिर वो आप उससे रिलेटेड ITC जो है वो ITC नेट ITC से एक्सक्लूड करना पड़ता है, एज वेल एज आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में से भी ये टर्नओवर एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, तो उसमें से एक्सक्लूड करने पड़ते हैं, ये टर्नओवर आपको कंसीडर नहीं करने पड़ते हैं। टोटल टर्नओवर में भी आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। कब, जब कोई रिफंड क्लेम कर रहा हो। यहाँ उन्होंने क्लियर कहा है कि 100% EOU उसका रिफंड नहीं क्लेम कर रहा है। क्या क्लेम कर रहा है बेटा, ITC क्लेम कर रहा है, तो ये 89(4)A का नहीं माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, 89(4)A का नहीं माना जाएगा। और अगर ये 89(4)A का नहीं माना जाएगा तो ये नॉर्मल डोमेस्टिक क्लियरेंस ही माना जाएगा, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा, और आपको ना इसका ITC डिडक्ट करने की ज़रूरत है, ना आपको इसको एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो बेटा ये जो है यहाँ हमने देखा रिगार्डिंग टू ये 100% EOU का। अब
मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूले में एक अमेंडमेंट हुई थी, अगर आपको याद होगा तो कैपिंग लाया गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स होगा तो 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक क्लियरेंस। अब 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक क्लियरेंस का मतलब क्या? अगर जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया उतने ही क्वांटिटी का, उतने ही, ध्यान सुनना, उतने ही क्वांटिटी का सेम गुड्स, सुनना, उतने ही क्वांटिटी का सेम गुड्स जो डोमेस्टिकली क्लियर होता है उसका 1.5 टाइम्स लेंगे। देखो ये भी हमारा डोमेस्टिकली क्लियरेंस है या दूसरा कोई डोमेस्टिक क्लियरेंस है, सबका 1.5 नहीं लेना है। जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया, समझ लो ये हमने एस एक्सपोर्ट किया होगा, तो एस ही अगर डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर करते, हम कर रहे हैं या कोई दूसरा क्लियर कर रहा है, और उतने ही क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी वो हमें लेना पड़ेगा, जो हमें आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस हमने देखे कि सर क्या हमने जितना भी डोमेस्टिक क्लियरेंस किया होगा उसका 1.5 टाइम्स लेना क्या? यानी मैंने क्यू डोमेस्टिक क्लियरेंस किया होगा, एस का मैंने करोड़ में डोमेस्टिक क्लियरेंस किया होगा, क्या हमने उसका 1.5 लेना क्या? नहीं, आपने जो एक्सपोर्ट किया है, जितने क्वांटिटी का आपने एक्सपोर्ट किया है उतनी ही क्वांटिटी का सेम गुड्स, यानी एस डोमेस्टिकली क्लियर होता है। आइदर आप क्लियर करते हो उतनी ही क्वांटिटी का उसकी वैल्यू, या फिर कोई अदर क्लियर करता है उसकी वैल्यू, तो उन्होंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू दे दी है और वो 10 लाख दी है। तो 10 लाख, ओके, तो इसका अगर मैं 1.5 टाइम्स लूँ, यानी मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो एक्चुअल एक्चुअल उसका जो दिया है वो इंडियन रुपीस में 12 लैक्स, और 1.5 टाइम्स अमेंडमेंट्स अगर आपको याद होगी तो 1.5 टाइम्स ऑफ 10 लैक्स यानी कितना? 15 लैक्स। तो विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर कौन सा होगा बेटा? 12 लैक्स, तो ये 12 लैक्स कंसिडर किया जाएगा। अब मेरा रिफंड का फॉर्मूला क्या है? मेरा रिफंड का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या है? तो एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मेरा 12 लैक्स विच एवर इज लोअर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। अब डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर आपको कितना लेना है? तो आपको ये 20 लाख भी लेना है। क्यों? क्योंकि ये 89(4)(a) का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट क्लेम कर रहा है, कोई इसका रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है। रिफंड कोई क्लेम करता है तो 89(4)(a) का माना जाएगा। तो ये आपको टोटल में लेना है 20 लाख प्लस आपका एक्चुअल जो है 12 लाख, यानी आपका जो यहाँ पे कितना हुआ? तो यहाँ आपका 32 लैक्स हुआ, 32 लैक्स, और आपका नेट आईटीसी, तो नेट आईटीसी आपको सिर्फ आय और आयस का लेना है, कैपिटल गुड्स का नहीं लेना है, आय और आयस का नेट आईटीसी लेना है, यानी 7 लाख रुपीस, तो इंटू 7 लाख रुपीस आपको यहाँ कंसीडर करना है। तो एक बात कह दूं, जब आप टोटल एडजस्टेड टर्नओवर निकालोगे तो वहां 1.5 मत लगाना। सर टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में भी हमने क्या विच एवर इज लोअर लेना क्या? नहीं, वहां जो एक्चुअल टर्नओवर है वही ऐड करना है आपको। इसलिए मैंने 12 लाख एक्चुअल प्लस 20 लाख जो ईओयू को क्यों ना किया हो पर वो 89(4)(a) का नहीं माना जाएगा, तो वो भी मैं ले रहा हूँ 32 लैक्स इंटू 7 लैक्स। तो जो भी आपका अमाउंट आएगा बेटा, कितना अमाउंट आता है आपका यहाँ पे? ओके, 7 लैक्स डिवाइडेड बाय 32 इंटू 12, तो आपका आता है 262,500। ठीक है। अब बेटा आपको याद होगा तो 262,500 मेरा यहाँ रिफंड अमाउंट आता है। फिर एक सर्कुलर आया था जो मैंने नवंबर 20 के अमेंडमेंट में कवर किया था कि आपका ये फॉर्मूला से कितना या फिर जो मंथ का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, जो टैक्स पेयर का रिफंड क्लेम कर रहे हो, उसका जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना, या फिर जो मंथ में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो मंथ में आपका बैलेंस कितना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, विच एवर इज लोअर, तो ये तीनों में से विच एवर इज लोअर जो आएगा उतना मैक्सिमम रिफंड आपको मिलेगा। तो आपको रिफंड जो मिलना है बेटा 2,62,500, ये आपको विच एवर इज लोअर रिफंड मिलना है। ठीक है। तो इसमें याद रखने लायक क्या था, इसमें बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट जहां गलती हो सकती है वो ये था कि आप एग्जाम कर दिया तो आप लिख दो कि रिफंड ही नहीं मिलेगा। नहीं, अगर एग्जाम गुड्स एक्सपोर्ट होता है तो वो सिचुएशन में वो जीरो रेट का कलर ले लेता है। दूसरा होने वाली मिस्टेक, ओके, ये डीम एक्सपोर्ट 89(4)(a) के मान लोगे, नहीं, 89(4)(a) के डीम एक्सपोर्ट तभी माने जाते हैं जब रिफंड कोई क्लेम करता है, या रिफंड नहीं आईटीसी क्लेम कर रहा है, इसलिए नॉर्मल डोमेस्टिक क्लियरेंस माना जाएगा। और यहाँ पे जब आप 1.5 की कैपिंग निकालोगे तो जो गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है वो सेम गुड्स सेम क्वांटिटी पे अगर
सप्लायर ने खुद सेल किया होगा या फिर कि सिमिलरली प्लेस मतलब किसी और ने सेल किया होगा, उसकी डोमेस्टिक वैल्यू जो होगी उसका 1.5 टाइम्स आपको लेना है। तो ये बातें आपको लेना है। और नेट आईटीसी में आपको इनपुट प्लस इनपुट सर्विस ही लेना है, कैपिटल गुड्स कंसीडर नहीं करना है। इसका आंसर अगर हम देखेंगे कैसे लिखना चाहिए तो वो तो आपको दिया है बेटा, ये पॉइंट्स बिल्कुल आपने कंसीडर करना चाहिए। पहला तो सेक्शन 16(2) जो है, सेक्शन 16(2) यहाँ पे उसको जीरो रेटेड सप्लाई का रेफरेंस देता है। दूसरा सेक्शन 55(3) आपका रेफरेंस आना चाहिए कि जीरो रेटेड सप्लाई में आपको रिफंड मिलते हैं। उसके बाद में 89(4) का फॉर्मूला आना चाहिए। और उसके बाद में नेट आईटीसी की अमाउंट कितनी होगी, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना माना जाएगा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आपका कितना आएगा, और आप फार्मूला लगाओ, रिफंड कैलकुलेट करो। और एक नया सर्कुलर जो इस बार की अमेंडमेंट 3, तो वो कैपिंग जो है वो कैपिंग आपको लिखनी पड़ेगी। और ये देखो ईओयू जो है डीम एक्सपोर्ट माना जाता है 89(4)A में, लेकिन अगर कोई रिफंड क्लेम करता है, यहाँ कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है तो उसे डीम एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। इतना लेंदी तो ठीक दिया है मैंने, पर इतने पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। 16(2) में एग्जाम को एक्सपोर्ट बोला जाता है, 54 में अनयूटिलाइज आईटीसी के आपको क्रेडिट मिलते हैं अगर जीरो रेटेड सप्लाई होगा तो। उसके बाद में रिफंड का फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रिफंड अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो नया सर्कुलर है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको रिफंड मिलेगा। तो आपका रिफंड फाइनल होगा 2,62,000। ओके, आपका रिफंड फाइनल होगा 2,62,000। और एक कमेंट देनी पड़ेगी, 100% ईओयू को अगर सप्लाई करते हैं तो 89(4)A लगता है, लेकिन यहाँ ईओयू आईटीसी क्लेम कर रहा है इसलिए 89(4)A नहीं लगेगा, हम टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट था बेटा यहाँ पे डिस्कशन के लिए, तो हमने इसको भी देख लिया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये मैं फटाफट डिस्कस कर लूँगा, आंसर तो दिया है, फिर आंसर आप जो है उसको पढ़ के शॉर्ट करो, समराइज करो, पॉइंट्स उसके फिक्स कर लेना कि हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है। पर मैं यहाँ समझा देता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन, ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिन वेदर द सप्लाईज आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के हिसाब से अगेन अमेंडमेंट्स पे मैंने पहले ही कहा था सेक्शन 10 जो है पूरा रीस्ट्रक्चर हुआ है और आप जरूर उसको देखिएगा। तो यहाँ पे कंपोजिशन लेवी जो है उसके हिसाब, कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 में मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है बेटा, ठीक है। चलो, और सभी केसेस इंडिपेंडेंट केसेस है, एक में से कोई कंसर्न नहीं है। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन जालंधर पंजाब is engaged in manufacturing computer system. Its aggregate turnover in preceding financial year is 125 lakhs. Technology Enterprises supplies the computer system manufactured by it within the state of Punjab only. यानी इंट्रास्टेट सप्लाई ही है उसका, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इंट्रास्टेट सप्लाई हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। विद द view to expand its business operation, it will also start providing repairing services of computer system in the current financial year. देखो, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है। ओके, जैसे आरटीपी में क्या किया, सभी केस के कॉमन प्रोविजन लिख दी और बाद में उसको एक एक केस को एक्सप्लेन किया। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। पहले सभी केस पढ़ लेना, उसकी कॉमन प्रोविजन लॉ क्या कहता है, लीगल प्रोविजन क्या कहती है, ओके वो लिख लेना, और फिर हमने एक एक केस को एक्सप्लेन करना। जैसे लीगल प्रोविजन है सेक्शन 10(1) की, आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अगर बिलो और इक्वल्स टू 150 लाख्स होगा तो करंट ईयर में आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। और आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चर हो, यानी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपको ये कंपोजिशन स्कीम मिलती है। इन एडिशन टू दैट आप रेस्टोरेंट सर्विस होगी तो आपको 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। हाँ, अब सवाल क्या है, क्या इनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 CR से कम है? हाँ कम है, इसलिए कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। अब उन्होंने एक एडिशनल फैक्ट ये भी दिया है कि करंट ईयर में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो करंट ईयर में अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको एक प्रोविजो ऐड आनी चाहिए। याद आ रही है आपको प्रोविजो? तो वो प्रोविजो में ये लिखा गया था कि परमिसिबल लिमिट तक आप सर्विसेज दे सकते हो, तो वो भी प्रोविजन आप लीगल प्रोविजन में कॉमन लिख सकते हो पहले कि एज पर प्रोविजो जो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, इन एडिशन टू देयर सप्लाई वो मार्जिनल सर्विस दे सकते हैं, और मार्जिनल सर्विस वो यहाँ पे
कितना दे सकते हैं बेटा, 10% या 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, हम अज्यूम करते हैं कि वो पंजाब में ही बिजनेस कर रहा है, इसलिए टर्नओवर इन स्टेट उसका पंजाब में 125 lakhs है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का, यानी 12.5 और 5 lakhs, क्योंकि 12.5 कहाँ से लाया, 125 lakhs का 10% या फिर 5 lakhs विच एवर इज हायर, यानी 12.5 lakhs तक वो करंट ईयर में रिपेयरिंग सर्विस दे सकता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपने पॉइंट समराइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख कर देखो समरी फॉर्म में। ओके, पहले आंसर पढ़ना आरटीपी का, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको इजी जाए, लेकिन आपने पढ़ना, उसको समराइज करना, तो ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो पाएगी। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे देखा जाए तो 10(2)A में भी लिखो, 10(2)A में ओके, जो एलिजिबल नहीं है 10(1) में, वो 10(2)A में 50 लाख की कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो भी वहाँ पे भी आपका इंट्रास्टेट सप्लाई होना चाहिए। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज नहीं होना चाहिए। वो इवन दो सर्विसेज के लिए है 6% CGST है, लेकिन वो सिर्फ उनको ही अवेलेबल है जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। गिवन केस में वो 10(1) में एलिजिबल है, इसलिए हम 10(2)A उसको अप्लाई नहीं करेंगे। 10(2)A क्या था, अमेंडमेंट के हिसाब से 10(2)A जो पहले पुराना नोटिफिकेशन था 2019, जो सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर कम ट्रेडर के लिए सर्विसेज थी, जो 10(1) में एलिजिबल नहीं थे, 50 लाख की लिमिट, अब वो 10(2)A में उन्होंने कंसिडर कर लिया है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इतने पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। शॉर्ट में कह दूं तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और वो करंट ईयर में रिपेयरिंग सर्विस दे सकता है, मार्जिनल सर्विस, वो यहाँ पे 10% या 5 lakhs विच एवर इज हायर तक मार्जिनल सर्विस दे सकता है करंट ईयर में। दूसरा क्वेश्चन, Messrs. Siddharth and Sons, registered in Delhi, own a restaurant, Tasty Foods, with a turnover of 112 lakhs in a preceding financial year. In view of growing customer demand, it also start intrastate trading of beverages in Delhi. देखो, पहली बात तो यहाँ पे मैं ये कह दूँ, तो ये रेस्टोरेंट कर रहा है, तो रेस्टोरेंट के लिए आपको 10(1) में ही मिल जाएगा। तो रेस्टोरेंट के लिए आप 10(1) में, ध्यान से सुनिएगा, रेस्टोरेंट में 10(1) में आपको कंपोजिशन स्कीम, अगर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ के नीचे है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। उसका टर्नओवर 112 लाख है, मतलब उसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। और करंट ईयर में वो रेस्टोरेंट के साथ ब्यूरेज भी दे सकता है, ट्रेडिंग तो वो कर ही सकता है, 10(1) में ट्रेडिंग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे पर उसका एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में ट्रेडिंग का मिला के 1.5 CR क्रॉस नहीं होना चाहिए। पर ख्याल रहे, रेस्टोरेंट के लिए उसको अलग से कंपोजिशन टैक्स देना पड़ेगा, वो है 5%, और ट्रेडिंग का अलग से देना पड़ेगा, वो है 1%। हाँ, तो दोनों का टर्नओवर अलग अलग रखना पड़ेगा, और 5 या 1% ओके, वो दोनों पे अलग अलग पे करना पड़ेगा। अब वो जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो ट्रेडिंग टैक्सेबल सप्लाई का 1% उसको देना पड़ेगा, और यहाँ पे टर्नओवर इन स्टेट का 5% उसको देना पड़ेगा। अगर ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी, आपने कंपोजिशन चैप्टर सही ढंग से पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। उसके बाद में सी, सीताराम एसोसिएट रजिस्टर्ड इन सिक्किम, इज सिक्किम में बेटा, ध्यान से देखना, एंगेज इन रनिंग अ फूड चेन वेज किचन in the state. It has a turnover of 73 lakhs in preceding financial year. In current financial year, it decided to shut down the food chain owing to huge losses being incurred in the said business. Instead, it will start providing interested architect service. देखो, पहली बात तो वो सिक्किम में है, अगर वो सिक्किम में है मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, 75 लाख का लिमिट लग जाता है। अगर 75 लाख का लिमिट लग जाता है तो ये सिचुएशन में बेटा, क्योंकि 3 ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो है वो 1.5 करोड़ की लिमिट में आते हैं, बता कौन से, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश, वो 1.5 करोड़ की लिमिट में आते हैं, लेकिन सिक्किम 75 लाख की लिमिट में आता है। तो 75 लाख के नीचे है और रेस्टोरेंट चला रहा था, तो रेस्टोरेंट चला रहा था तो वो 10(1) लग जाएगा। 10(1) में 75 लाख के नीचे है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपोजिशन करंट ईयर में मिल जाएगी। पर करंट ईयर में उसने बिजनेस ही क्लोज कर दिया और वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, आर्किटेक्ट सर्विस, तो फिर वो 10(1) के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 10(1) में आप एक्सक्लूसिव सर्विस नहीं दे सकते हो। हाँ, मार्जिनल सर्विस दे सकते हो पर एक्सक्लूसिव सर्विस नहीं दे सकते हो। यानी रेस्टोरेंट के साथ वो आर्किटेक्ट सर्विस देता तो मार्जिनल में 10% या 5 लाख तक वो सर्विस दे सकता था, लेकिन रेस्टोरेंट कंप्लीटली उसने क्लोज कर दिया है तो अब 10(1) उसको अप्लीकेबल नहीं होगा और 10(1) में 1.5 करोड़ तक का लिमिट उसको नहीं मिलेगा
ओके, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस मिल रहा है। तो चलो 10(1) में हम एलिजिबल नहीं हुए तो हम 10(2) में देखेंगे। 10(2) में ओके क्या लिखा हुआ है? 10(2) में लिखा है कि पिछले साल जो है आपका 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब 10(2) में सबको मिलती है, जो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ वो 10(2) में एलिजिबल कर सकता है। तो ये 10(2) में जा सकता है क्योंकि करंट ईयर में आर्किटेक्ट सर्विस दे रहा है, एक्सक्लूसिवली सर्विस दे रहा है। पर 10(2) की कंडीशन क्या है? 10(2) की कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं होना चाहिए। बंदे ने 50 लाख क्रॉस कर दिया है, 73 लाख है उसका, तो 10(2) में भी इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आंसर सही ढंग से पढ़ना, पॉइंट्स फिक्स करना और लिख के जरूर देखना। ओके, तो इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। Last, Dipti Services registered in Uttarakhand is exclusively providing hair styling services. It has a turnover of 34 lakhs in preceding financial year. Will तो अब ये पहली बात तो दीप्ति सर्विस लिमिटेड एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज, तो पहले आप जरूर लिखिएगा 10(1) यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। 10(2) के हिसाब से जो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ वो 10(2) में एलिजिबल हो सकता है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से कम है। बंदे का टर्नओवर 50 लाख से कम है, और क्यों ना ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो, लेकिन अगर आप 10(2) में हो, सुनो, अगर आप 10(2) में हो तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होने के बाद भी 50 लाख की लिमिट मिलती है। क्यों? क्योंकि 10(2) में 50 लाख की लिमिट सभी स्टेट्स के लिए है, फिर आप नॉर्मल स्टेट हो या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो। तो यहाँ 50 लाख से नीचे है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी ओके, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। Will your answer different if Dipti Service Limited also start supplying beauty product along with providing hair styling services? अब देखो 10(2) में अगर आप कंपोजिशन ले रहे हो और आपका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सर्विस के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। 10(2) में कहीं नहीं कहा है कि आप गुड सप्लाई नहीं कर सकते हो, ओनली सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं कहा है। 10(2) में आप 10(1) में एलिजिबल नहीं हो तो वो किसी को भी मिलती है, एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है, या सर्विस प्रोवाइडर प्लस ट्रेडर को मिलती है, सर्विस प्रोवाइडर प्लस मैन्युफैक्चरर को मिलती है। तो वो सर्विस सबको मिलती है, प्रोवाइडेड दैट कि आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए और अदर कंडीशंस आपने फुलफिल करनी चाहिए। तो आप गुड्स भी बेच रहे होगे तो भी आपको 10(2) की स्कीम 10(2) की स्कीम 50 लाख की आपको मिलेगी। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर आप पढ़िएगा, शॉर्ट में उसको करिएगा ओके, और एक बार लिख के देखिएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। वेल बेटा 16 का सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पीडीएफ में ये प्रिंट नहीं हुआ हो, क्योंकि मैंने अभी इसको अपडेट करवाया है। हमारे ग्राफिक्स टीम ने इसका आंसर तो ले लिया था, क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे टाइप नहीं किया था, तो अभी अपडेट करवाया है। तो कोई यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो आइदर आप रिवाइज पीडीएफ डाउनलोड कर लेना या इतना पेज आपने प्रिंट कर लेना। अगर प्रिंट नहीं करना है तो आरटीपी में का इतना क्वेश्चंस आपने देख लेना या फिर स्क्रीन पे देख लेना बेटा। एक्सट्रीमली सॉरी, आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। हाँ, जिन्होंने अभी डाउनलोड करेंगे ये लेक्चर के बाद तो उनको ये मिल जाएगा, पर जिन्होंने पहले डाउनलोड किया होगा उसमें ये क्वेश्चन शायद जो है प्रिंट नहीं हुआ है। तो बेटा आप इनफ मैच्योर्ड हो, देख लेना, ठीक है। तो सेक्शन 16 में सेकंड क्वेश्चन जो है, वरुण एंड अरुण एसोसिएट स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट इन भोपाल ऑन 1/4/2020। द फर्म प्रोवाइड्स आर्किटेक्चर सर्विस, ठीक है, भोपाल में मध्य प्रदेश में है और आर्किटेक्चर सर्विस है। और फर्स्ट ईयर है 1/4/2020, ठीक है, पहला ही साल है। उनका टर्न ओवर दिया है अप्रैल टू जून क्वार्टर का 20 लाख, जुलाई टू सितंबर 30 लाख और अक्टूबर टू दिसंबर 20 लाख। द फर्म हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड पेज द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। मतलब क्या, सेक्शन 22 का उन्होंने पूरा थ्रेशोल्ड यूज किया है और यहाँ पे जो है उन्होंने कंपोजिशन स्कीम भी ली है जो सर्विस प्रोवाइडर को सेक्शन 10(2) में अवेलेबल है। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। नोट द रेट ऑफ आर्किटेक्चरल सर्विस इज 9%। देखो, अगर उन्होंने 22 के अंदर थ्रेशोल्ड लिया है तो पहले 20 लाख तक टैक्स लाइबिलिटी नहीं लाएगी, उसके बाद में कंपोजिशन स्कीम ली। पुरानी एक प्रोविजन थी जहाँ कन्फ्यूजन था, और कन्फ्यूजन ये था कि जो फर्स्ट आपको टैक्सेबल 50 लाख निकालना है उसमें ये कन्फ्यूजन था बेटा, 2 मिनट, कि 20 लाख थ्रेशोल्ड का
वो छोड़ के आपको एक्स्ट्रा 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा। आई रिपीट, 20 लाख छोड़ के एक्स्ट्रा 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ये कन्फ्यूजन था, मतलब टोटल 70 लाख तक आपको थ्रेशोल्ड और कंपोजिशन लेवी मिला के बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन क्लियर एक्सप्लेनेशन में दिया है। अगर आपने अमेंडमेंट देखा हो, उसमें ये कहा है कि जब एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख का कैलकुलेशन होगा तो थ्रेशोल्ड वाला भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब आपका 20, ये 20 प्लस ये 30, यहाँ 50 आपका खत्म हो जाता है, यहाँ आपकी कंपोजिशन लेवी यहाँ विड्रॉ हो जाएगी। मतलब आपको कंपोजिशन का 6% का बेनिफिट, यानी 3% CGST और 3% SGST अंडर सेक्शन 10(2)(a) फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ये बेनिफिट आपको ये 30 लाख पर ही मिलेगा, क्योंकि पहले 20 लाख थ्रेशोल्ड में थे, पर एग्रीगेट टर्न और 50 लाख कैलकुलेट करने के लिए वो 20 लाख भी कंसीडर हो गए। तो ऐसे केस में 30 लाख पर ही आपको 6% का बेनिफिट मिलेगा। और ये इनका फर्स्ट ईयर है तो सवाल ही नहीं है, हमको प्रिज्यूम करके चलना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्न और उनका 50 लाख से नीचे है। और बाकी का जो 20 लाख थर्ड क्वार्टर का बेटा, ये तो 18% यानी 9% से टैक्सेबल किया जाएगा। तो इस तरह से इनकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की जाएगी बेटा। सिंपल था, बस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी कि पहले जो कन्फ्यूजन था यहाँ पे कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर की कंपोजिशन स्कीम में 20 प्लस 50 ऐसा 70 का होगा क्या, पहले था, लेकिन अब इसको क्लियर कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट जिसने भी मेरी बैच की है इसके पहले ध्यान से सुने, अब जो है 50 एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में क्लियर कह दिया है कि जब आप 50 लाख निकालोगे, एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, तो आप फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके तो जब तक आप लायबल टू रजिस्टर्ड हुए वो भी टर्नओवर इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब अब आपको बचे हुए 30 लाख पर ही कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो बाकी तो आंसर मैंने दिया है, उसको पॉइंट वाइज मैनर में आपको अरेंज करना है, पर डिस्कशन हमने यहाँ पे आरटीपी का ये क्वेश्चन पे कर लिया है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज BEL, शॉर्ट में BEL आएगा, अंडरलाइन, is engaged in manufacturing television. It is registered in the state of Haryana. Okay, it has appointed distributor across the country who sell the television manufactured by company. हरियाणा में रजिस्टर्ड है, सेकंड पॉइंट, अक्रॉस द कंट्री उनके डिस्ट्रीब्यूटर है। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड ऑन द पैकेज ऑफ द टेलीविजन 12,000, MRP 12,000 प्रिंटेड है। द अप्लीकेबल रेट ऑफ GST ऑन टेलीविजन इज 18%, 18% का GST है। BEL dispatches the stock of television to distributor order by them on quarterly basis। तो क्वार्टरली बेसिस जो है स्टॉक जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। तो चलो ये फर्स्ट पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। पहले तो कंपनी BEL है, टेलीविज़न मैन्युफैक्चर कर रही है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, MRP टेलीविज़न 12,000 की है। ओके, उसके बाद में GST का रेट 18% है टेलीविज़न पे, और इनके ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, सभी फैक्ट्स हमने क्लियर कर लिए। सेकंड पैराग्राफ के फैक्ट्स क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स सेल्स हेड ऑफ BEL हैज फॉर्मुलेटेड द सेल्स प्रमोशन स्कीम। ठीक है, अंडर दिस स्कीम BEL ऑफर डिस्काउंट 10% पर टेलीविजन ऑन टेलीविजन सप्लाइड टू डिस्ट्रीब्यूटर। इफ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स 500 television in a quarter, the discount is offered on a price at which televisions are sold to the distributor. I repeat, discount is offered on a price at which television are sold to the distributor. तो यहाँ पे सेल्स प्रमोशन, सेल्स बढ़ाने के लिए 10% का डिस्काउंट सेल्स हेड ने यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर को जो डिस्काउंट दिया गया 10%, जो एक्चुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर को चार्ज होगी उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। पर इसकी मिनिमम कंडीशन ये है, इसकी एक कंडीशन ये है कि मिनिमम क्वांटिटी जो है यहाँ पे 500 क्वांटिटी सेल होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, इट अपॉइंट शाह एंटरप्राइजेस एन अनरिलेटेड पार्टी एज पर GST लॉ एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन हरियाणा ऑन 1st April and dispatches 750 television on 8 April as a stock for quarter April to June. BEL has sold the television to distributor Shah Electronics at the rate 8,400 per television.
exclusive of applicable taxes. Shah Electronics has requested BL for a special packing of television delivered to it for which BL has charged 1200 per television. मतलब क्या, BL ने एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया हरियाणा में जिसका नाम था शाह इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और हमारा BL कहाँ रजिस्टर्ड है बेटा, हरियाणा में, और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी कहाँ का है, हरियाणा का। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है वो अनरिलेटेड पार्टी है, मतलब GST लॉ के हिसाब से वो रिलेटेड के डेफिनेशन में नहीं आता है, ये उन्होंने खुद कह दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्रैल से जून के क्वार्टर में 750 टेलीविजन्स जो है ट्रांसफ़र किए गए शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को। 8 अप्रैल को ट्रांसफ़र किए। इवन दो उन्होंने 8 अप्रैल को एज अ स्टॉक ट्रांसफ़र किए, लेकिन बेटा ये आपका डेपो नहीं है, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर बायर होता है, इसलिए वहाँ स्टॉक भी लिखा होगा तो भी कंफ्यूज मत होना, वो सप्लाई ही है और वो अनरिलेटेड पार्टी है और उन्होंने 750 सप्लाई किया है ये क्वार्टर में, अप्रैल टू जून में। जो एक्चुअल प्राइस लगाई है 8400, यानी 750 टेलीविज़न और एक्चुअल प्राइस 8400 पर टेलीविज़न लगाया है। लेकिन शाह इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि मुझे कुछ स्पेशल पैकिंग में टेलीविज़न आप दो, तो स्पेशल पैकिंग में टेलीविज़न का रिक्वायरमेंट की वजह से उनको एक्स्ट्रा पैकिंग चार्जेस 1200 रुपये लगाए हैं, ठीक है। तो एक बार पूरे फैक्ट्स फिर से रिवाइज करते हैं। BL जो है हरियाणा का रजिस्टर्ड है, टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर है, MRP 12,000 रुपये है, GST रेट 18% है, ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने सेल्स प्रमोशन के लिए 10% डिस्काउंट दिया है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी 500 सेल होनी चाहिए, तो ये डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का, और 10% का एक्चुअल डिस्काउंट दिया जाएगा, सॉरी 10% एक्चुअल प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। थर्ड पैराग्राफ में वो ये कहते हैं, ध्यान से सुनना, थर्ड पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सेल उनका एक कस्टमर है हरियाणा का, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो शाह इंटरप्राइजेस है, और वो शाह इंटरप्राइजेस जो है यहाँ रिलेटेड पार्टी नहीं है, उसको 750 टेलीविज़न ट्रांसफ़र किए हैं अप्रैल टू जून क्वार्टर में, और एक्चुअल प्राइस लगाई है 8400 और स्पेशल पैकिंग के 1200 रुपये एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। नेक्स्ट, शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसेस अ परचेस ऑर्डर 1000 टेलीविजन विथ BL फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। हाँ, उसने परचेस ऑर्डर जो है 1000 जुलाई टू सितंबर में दिया। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल्स 700 टेलीविजन फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून एंड 850 टेलीविजन फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। The discount policy offered by BL as explained above is also available to Shah Electronics as per distributorship agreement। ठीक है, एक डायग्राम निकाल लेते हैं। ओके, हमारी कंपनी है BL और शाह इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर यानी बायर बेटा। इसको 2 क्वार्टर, कौन सा, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर। अप्रैल टू जून में उसको स्टॉक दिया 750 टेलीविज़न का, और जुलाई टू अक्टूबर में स्टॉक दिया 1000 टेलीविज़न का। एक्चुअल सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल बाय SE शाह एंटरप्राइजेस, ये 700 यूनिट सेल किए, और दूसरे क्वार्टर अप्रैल टू, और दूसरे क्वार्टर में 850 यूनिट सेल किए, 850 यूनिट सेल किए। उसके बाद में यहाँ पे वाइल शाह इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, it has failed to reverse the input tax rate available for quarter April to June. While Shah Electronics reversed the ITC for July to September but fails to reverse the ITC April to June. Examine the scenario with reference to section 15 of CGST Act 2017. Compute the taxable value of television supplied by BEL Electronics during the quarter April to June and July to September, assuming that rate of tax applicable on the television is 18%. ठीक है, हमको 2 क्वार्टर का वैल्यूएशन करना है। पहली बात तो अप्रैल टू जून में, और डिस्काउंट बेटा 10% है। पहली बात तो
ये डिस्काउंट आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा फिर आगे बढ़ना चाहूँगा। ये डिस्काउंट अक्रॉस द टेबल दिया गया है या सेल्स प्रमोशन स्कीम में इतनी क्वांटिटी बेचने के बाद, इतनी मतलब 500 क्वांटिटी बेचने के बाद ये डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट रेट्रोस्पेक्टिवली है, मतलब पहले रिमोल होगा, रिमोल के बाद अगर आप क्वांटिटी बेचोगे तो उसके बेस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे होगा वैल्यूएशन करते वक्त, और प्राइस क्या चार्ज किया बेटा, 8400 चार्ज किया है ना, हाँ प्राइस है 8400, 8400 और एमआरपी है, एमआरपी है 12000। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपको, डिस्काउंट सेक्शन 15(3), क्या ये केस स्टडी पढ़ने के बाद ऐसा आपको लगता है कि डिस्काउंट इमीडिएट दिया गया या डिस्काउंट ये रिमोल के बाद दिया गया, डिपेंड्स कि सामने वाले ने सेल्स का क्या रिपोर्टिंग किया है। तो ये गिवन फैक्ट्स में ये क्लियरली कहा है कि रिपोर्टिंग 700 और 850 सेल्स का हुआ है, मतलब 500 क्वांटिटी के ऊपर सेल्स हुई है, तो नो डाउट डिस्काउंट इनको मिलेगा। पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि डिस्काउंट बिफोर और ऑन द सप्लाई है या आफ्टर सप्लाई है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो डिस्काउंट जो है आफ्टर सप्लाई है। अगर डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई है तो फिर डिस्काउंट का डिडक्शन मिलता है, पर उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। क्या? तो वो डिस्काउंट जो है वो अग्रीड होना चाहिए, तो वो अग्रीड था, नो डाउट सप्लाई के वक्त वो एग्रीमेंट में था। दूसरा, उसका आईटी वो सेपरेटली शोन होना चाहिए, ठीक है सेपरेटली शोन होगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। ओके, यानी जो डिस्काउंट से रिलेटेड आईटीसी वो रिवर्स करना चाहिए। अब उन्होंने जो फैक्ट्स दिए उसके हिसाब से अप्रैल टू जून में नो रिवर्सल इज मेड। ओके, अप्रैल टू जून में उन्होंने कोई रिवर्सल नहीं किया आईटीसी का, आईटीसी का कोई रिवर्सल नहीं किया। और यहाँ पे जुलाई टू सितंबर आईटीसी का रिवर्सल किया है। तो अगर यहाँ अगर हम ध्यान दें तो अप्रैल टू जून में अगर उन्होंने आईटीसी का कोई रिवर्सल नहीं किया तो डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि पोस्ट रिमोल डिस्काउंट का डिडक्शन तभी मिलता है अगर आईटीसी का रिवर्सल किया हो। पर यहाँ डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा, तो हमें इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करना पड़ेगा। चलो, हम पहली बात तो डिस्काउंट पे क्लियर हो चुके हैं। दूसरी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम बीईएल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो जो स्टॉक सप्लाई किया उस पे होगा या जो एक्चुअल सेल एसई ने किया उसके बेस पे होगा? आपसे सवाल है, 2 मिनट सोच के बताओ कि उन्होंने सप्लाई 750 और 1000 किया है और एक्चुअल सेल 700 और 850 हुआ है। तो सवाल आपसे ये है कि जो एसई आगे सेल करेगा उसके बेस पे बीएल का वैल्यूएशन होगा या फिर जो एक्चुअल स्टॉक ट्रांसफर किया गया उसके बेस पे होगा? तो बेटा यहाँ स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो सकती है। जो एक्चुअल स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई किया उसके बेस पे होगा, ना कि एसई आगे कितना बेचता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बायर है, इवन दो स्टॉक वर्ड यूज किया है पर ये सप्लाई है। और वैल्यूएशन 750 के हिसाब से किया जाएगा और 1000 के हिसाब से एक क्वार्टर का वैल्यूएशन किया जाएगा। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद में अब दो प्राइस दी है, एमआरपी दी है और एक्चुअल प्राइस दी है। तो मैं आपको एक बहुत क्लियर वे में एक बात समझा देता हूँ, जीएसटी में एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन नहीं है। आई रिपीट, जीएसटी में एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन नहीं है, वैल्यूएशन ट्रांजैक्शन वैल्यू है, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। तो यहाँ पे प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई 8400, 8400 इसके बेस पर ही वैल्यूएशन होगा और सेक्शन 15(1) में ही होगा, प्रोवाइडेड दैट बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि वो रिलेटेड नहीं है, तो दोनों क्वार्टर में वैल्यूएशन 8400 के बेसिस पे ही किया जाएगा। अब लास्ट सवाल, जो पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा लगाने को कहा है, क्योंकि शाह एंटरप्राइजेस ने यहाँ पे एक स्पेशल पैकिंग मांगी है, तो क्या वो पैकिंग चार्जेस भी ऐड किए जाएंगे दोस्तों? हाँ, ऐड किए जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं, सिर्फ डिस्कस नहीं करना है। तो एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, आरटीपी का आंसर देखना, उसको समराइज वे में पॉइंट वाइज मैनर में लिखने की कोशिश करना। वैल्यूएशन तो बहुत सिंपल है बेटा, 750 इंटू 8400 प्लस पैकिंग चार्जेस। ओके, तो पर यूनिट पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे, वैल्यूएशन खत्म। डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा, मतलब यहाँ पे 1000 इंटू 8400 वैल्यू प्लस पैकिंग चार्जेस भी ऐड हो गए और 10% का डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि रिवर्सल होगा। लेकिन जो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया वो आपको
पॉइंट्स वाइज मैनर में प्रॉपरली नोट्स देके लिखना है। तो बेटा चलिए उसके आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर में सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ सेक्शन 15(3)(a) डिस्काउंट से रिलेटेड जो है उन्होंने कमेंट दी है। अब ये थोड़ी बड़ी कमेंट है, पर मैं आपको चाहूँगा कि इसको समराइज वे में करो और समराइज वे में इसको सॉल्व कमेंट को समराइज कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन में समराइज होनी चाहिए और उसके बेस पे आपका आंसर यहाँ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वैल्यूएशन पहले क्वार्टर का अप्रैल टू जून में आप देखिएगा 8,400 प्राइस है, 1,200 पैकिंग चार्जेस है, डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं दिया गया है, 9,600 और मल्टीप्लाई बाय 750 यूनिट्स। ख्याल रहे एक्चुअल सेल क्यों ना 700 यूनिट्स का हुआ हो, लेकिन हमको एक्चुअल सेल शाह इंटरप्राइजेस क्या प्राइस से करता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इससे कंसर्न है कि यहाँ जो है ओके ध्यान से देखना, यहाँ एक्चुअल सेल जो है वो क्या इससे हुई है। तो एक्चुअल सप्लाई जो है 750 का सप्लाई बील ने शाह इंटरप्राइजेस को किया है, वो सप्लाई के बेस पे वैल्यूएशन होगा, ना कि शाह इंटरप्राइजेस ने आगे क्या एक्चुअल अमाउंट पे सेल किया है और कितनी क्वांटिटी सेल की है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद में नोट्स प्रॉपर देखिएगा कि वैल्यूएशन में 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा, ओके इंसिडेंटल चार्जेस ऐड किए जाएंगे और डिस्काउंट का डिडक्शन दिया जाएगा, सॉरी डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि रिवर्सल नहीं किया गया है। और दूसरे क्वार्टर में डिस्काउंट का डिडक्शन दिया है बेटा, और तुम्हारे बेस प्राइस का 10% डिस्काउंट का डिडक्शन उन्होंने दिया है, तो इसके बेसिस पे उसको वैल्यूएशन यहाँ पे किया गया है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स कैसे लिखते हो और नोट्स में सेक्शन का रेफरेंस कैसे देते हो, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बेस पे आपके मार्क्स ये प्रॉब्लम में रखे जा सकते हैं। चलो दोस्तों, तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 खत्म किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. Shubhashini Limited agreed to provide consultancy services to Madhu Enterprises in the month of May. Consultancy services, Shubhashini Limited in the month of May, for which he received an advance of 1 lakh on 20th April from Madhu Enterprises. Subsequently, in the month of May, before supply of service, said service contract has to be cancelled owing to some inadvertent circumstances. However, Suhasini Limited has issued an invoice for advance received in April itself and has paid the GST thereon. You, as a tax consultant of Suhasini Limited, please advise whether it can claim refund of tax paid or it is required to adjust its tax liability in its return. तो अब यहाँ पे ये जो है हमने नवंबर 20 के अमेंडमेंट्स में रिफंड चैप्टर के एंड में शायद हाँ वही चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस देखे थे और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर आपको एडवांस मिल जाता है सर्विस का तो नो डाउट, अगर सर्विस का एडवांस मिलता आता है तो टीओएस तो तभी आता है और आपको जीएसटी देना पड़ता है। गुड्स के एडवांस पे टीओएस देने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन 67/2017 सॉरी 67/2017, तो नोटिफिकेशन 67/2017 के हिसाब से गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है, सर्विस के एडवांस पे ही जीएसटी आता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक कंसेप्ट है इनवॉइस चैप्टर में कि आपको एडवांस मिल गया जिसका रिसीव वाउचर आपने दे दिया, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है और आप सप्लाई भी नहीं करते हो और इनवॉइस भी नहीं देते हो, तो आप उसको रिफंड वाउचर दे सकते हो। और रिफंड वाउचर दे दिया तो आप उसका जो भी एडवांस पे आपने टैक्स पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो रिफंड वाउचर देने के बाद। लेकिन ये केस स्टडी में जो दिया है वो इनवॉइस वो इशू कर चुके हैं, यानी यहाँ सुहासिनी लिमिटेड जो है एडवांस का इनवॉइस इशू कर चुके हैं सप्लाई का। तो ऐसे सिचुएशन में इस पे क्लैरिफिकेशन हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर इनवॉइस इश्यू हो गया तो फिर यहाँ पे रिफंड वाउचर देना पॉसिबल नहीं है। रिफंड वाउचर देने की बेसिक कंडीशन है कि आपने सप्लाई भी ना किया हो और आपने इनवॉइस भी ना दिया हो, तो ही वो जो है यहाँ पे रिफंड वाउचर आप दे सकते हो। तो अब क्या करें, मैं तो इनवॉइस दे चुके हैं, यहाँ पे सुहासिनी लिमिटेड जो है इनवॉइस दे चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए। तो क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट के हिसाब से ये कहता है कि ये सिचुएशन में आप क्रेडिट नोट इशू करोगे और क्रेडिट नोट जो आप इशू करोगे
वो अमाउंट जीएसटी अमाउंट उस मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा जो मंथ में आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसकी क्रेडिट नोट देंगे और उसके मंथ की लायबिलिटी में एडजस्ट करेंगे। अगर उस मंथ में कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो बेटा ये क्लैरिफिकेशन था। ओके देखिए, क्रेडिट नोट आप इश्यू करोगे एज पर सेक्शन 34, जिसको उसको सभी डिक्लेयर्स क्रेडिट नोट और रिटर्न में डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो मंथ के रिटर्न में डिक्लेयर करना पड़ेगा जो मंथ में क्रेडिट नोट दिया गया, और टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी और उसको सेपरेट रिफंड क्लेम फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। However, in case there is no output tax liability against which credit note can be adjusted, registered person may proceed to file the refund claim. ये सर्कुलर था बेटा, सर्कुलर नंबर याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेटा आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो। एज पर द बोर्ड सर्कुलर एक स्टार्ट भी वैसा कर सकते हो कि बोर्ड सर्कुलर के हिसाब से इफ एडवांस रिसीव्ड एंड invoice also issued against that advance, in that situation credit note to be issued and amount of tax liability get adjusted in the month in which credit note is issued. तो ये सब पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। और ये लास्ट वाला पॉइंट जो है कि अगर उस मंथ में कोई लाइबिलिटी नहीं होगी तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप रिफंड क्लेम नहीं करोगे, क्रेडिट नोट के एडजस्टमेंट ही क्लेम करोगे, और उसके बाद में आपको ये लिख सकते हो कि आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो अगर उस मंथ में या आपकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये भी क्वेश्चन बेटा अमेंडमेंट पर है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में सेकंड, नर्मदा इंटरप्राइजेस अ रजिस्टर्ड पर्सन पे CGST and SGST on the transaction considered by it to be an intrastate supply. However, subsequently said transaction is held to be an interstate supply. Examine recourse available with Narmada Enterprises. कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने अगर CGST और SGST पे कर दिया है और सब्सिक्वेंटली वो ट्रांजेक्शन IGST का है, तो ऐसे केस में सेक्शन 77(1) और 19(2) क्या कहता है? तो देखिए सेक्शन 77(1) कहता है स्टिपुलेट दैट रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स or as the case may be central tax and union territory tax on a transaction considered by him to be an intrastate supply but which subsequently held to be interstate supply, then amount shall be refunded the shall be refunded the amount of taxes so paid. मतलब आपको CGST और HGST का रिफंड तो मिल ही जाएगा। और सेक्शन 19(2) याद रहे तो अच्छी बात है। 19(2) के हिसाब से IGST प्रोवाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज द केस में बी ऑन अ ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड बाय हिम इंट्रास्टेट सप्लाई बट वी सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई शैल नॉट रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट, okay, shall not required to pay interest on the amount integrated tax payable. Thus, in given case, Narmada Enterprises shall refunded the amount of taxes so paid, and it shall not required to pay interest on amount of IGST payable by it on the transaction wrongly considered by it intrastate transaction. सिंपल वर्ड में CGST और SGST का उनको रिफंड मिल जाएगा, IGST उन्हें पे करना पड़ेगा, लेकिन जब वो IGST पे करेंगे यानी जब भी उनको पता लगेगा कि ये गलत हो गया, गलत पेमेंट हो गया और IGST पे करेंगे तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इतने पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। तो ये था बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। वेल सो नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये कस्टम से रिलेटेड है बेटा और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कस्टम से रिलेटेड। अब बेटा मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिंक जो है रिवीजन है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को कस्टम्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये समझ में नहीं आता है कि 10(2) के एडजस्टमेंट्स हमने कब करना चाहिए अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया हो, FOB दिया हो और CIF दिया हो। तो 1 घंटे का या 45 मिनट्स का मैंने एक बहुत अच्छा रिवीजन लिया हुआ है, तो आप ये लिंक ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन कॉलम में वो लिंक दे रहा हूँ, कस्टम रिवीजन बाइट्स लेक्चर नंबर 12 है मेरे ख्याल से, ओके मुझे याद नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वो जरूर देखिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए कस्टम वैल्यूएशन का प्रॉब्लम जो है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर कोलकाता इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल आर्टिकल। इट हैज़ डिसाइडेड
to enhance its production capacity in current year. Therefore, it imports a machine through vessel, important, through vessel from George Inc. USA at price $31,360, including transportation charges from factory to George Inc. up to US port, 2,500 handling charges at US port. मतलब ये जो प्राइस दी है ये बेटा FOB प्राइस दे दिया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड लोडिंग सब कवर कर लिया है, यानी ये प्राइस FOB दिया गया है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर वेसल से लाया है, प्राइस FOB है, ओके, और आगे फ्रेट एक्चुअल बेसिस पे है, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। फिर से कहता हूँ, फिर तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आगे फ्रेट जो भी है फ्रॉम यूएसए टू इंडिया वो एक्चुअल बेसिस पे दिया गया है। तो हमें एयर के केस में बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ता है, स्पेशली ये देखने के लिए कि वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वेसल है तो अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एफओ भी दिया हुआ है और आगे फ्रेट चार्जेस भी जो है उन्होंने एक्चुअल बेसिस पे दिए हैं। तो कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ जाते हैं? जब वो फिक्स बेसिस पे ऐड करने पड़ते हैं, या बाय एयर बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हमको फिक्स बेसिस 20% अगर लोअर होगा तो वो लेना पड़ता है, तब कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। लेकिन आप ये लिंक जरूर देखिए, कितना भी हार्ड प्रॉब्लम हो तो अलग अलग पैरामीटर पे आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया है बेटा वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफओबी प्राइस दिया है, चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन यूएस, ठीक है। बाइंग कमीशन पेड बाय रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम यूएसए टू इंडिया, और unloading and handling charges paid at the place of importation, or exchange rate to be considered $1 equals to 60. Actual insurance charges not ascertainable, तो 1.125% of adjusted FOB. Be careful, 1.125% of adjusted FOB आपको लेना पड़ेगा. You are required to determine assessable value of imported machine under the custom. बहुत ईजी है, FOB ले लो. ये डिज़ाइन चार्जेस ऐड हो गए बेटा, क्योंकि आप रूल 10(1)B पढ़ते हो, तो रूल 10(1)B में एनी इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, प्लान, स्केचेस अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया, तो हम ये डॉलर में पेमेंट है और लिखा है कि यूएस में एग्जीक्यूट हुआ है, तो अंडरटेकन एल्सवेयर देन इंडिया, तो वो वैल्यू में ऐड होगा। तो ये 1750 रुपये वैल्यू में ऐड हो गए। उसके बाद में बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, फ्रेट चार्जेस आपके ऐड हो गए। ओके, फ्रेट चार्जेस जो यूएस से इंडिया तक के वो ऐड हो गए, और अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस जो इंडिया में पे किए, तो इंडिया के लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेस ऐड नहीं होते हैं। तो आपको 1750 ऐड करने के बाद एडजस्टेड एफओबी आएगा, उसमें आपको ये फ्रेट चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे एक्चुअल बेसिस पे, फिर 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी का आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ख्याल रहे, इंश्योरेंस जो आप ऐड करोगे 1.125%, ये आपके एडजस्टेड एफओबी का होगा। आपके एडजस्टेड एफओबी समझ लो रुपीज में ये जो आ रहा है 31,650, प्लस आपको डिज़ाइन का ऐड करना पड़ेगा 1750 इंटू 1.125%, तो ये 375.75। लेकिन हमारे फॉर्मेट में मैं ये ऐड करने के बाद यहाँ लिखता हूँ एडजस्टेड एफओबी, एडजस्टेड एफओबी अगर आपको याद होगा तो, और फिर उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस हम ऐड करते हैं और सीआई वैल्यू आता है। और यहाँ बाइंग कमीशन बेटा ऐड नहीं होगा, क्योंकि रूल 10(1)A के हिसाब से जहाँ प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली बाइंग कमीशन लिखा हो तो आपको वो बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना है। आई रिपीट, बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना है बेटा। तो वहाँ बाइंग कमीशन आपका ऐड नहीं होगा। नोट्स दिया है, नोट्स आप रीड कर सकते हो बेटा, बाकी तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अब क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर से कहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कस्टम प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में एक लिंक दी है, पूरा रिवीजन किया है, वो ज़रूर देख लेना और प्रॉब्लम आप फिर सॉल्व कर सकते हो। वैसे ये प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है। हाँ, मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था एक्स फैक्ट्री दिया हो तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए, एफओ भी दिया हो तो आपका अप्रोच अलग होना चाहिए। और ख्याल रहे, ये एक्स फैक्ट्री हो, एफओ भी हो या सीआईएफ हो, वॉट एवर इट में भी, आपका ध्यान तब ज़्यादा होना चाहिए जब फिक्स बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना हो 20%, तो आप वो
जब 20% ले रहे हो तो वो सब इंक्लूडिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो नीचे लिंक दिया है, आप अच्छे से उसको देख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड imported goods under section 74 of the customs act, answer in brief the following question. What is the time limit of re-exportation of goods as such? तो सेक्शन 74 री एक्सपोर्टेशन एज सच तो आपको ड्रॉबैक मिलता है, और एज सच किया तो 98% आपको ड्रॉबैक मिलता है, लेकिन आपने 2 साल में री एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, पर ये टाइम लिमिट सीबीआईसी एक्सटेंड कर सकती है। व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट यूज, तो आपको याद होगा तो 98% का रेट है। और इफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ वेयरिंग एपरल्स विदाउट यूज, ख्याल रहे वेयरिंग एपरल्स रिस्ट्रिक्शन में है, आफ्टर यूज वेयरिंग एपरल्स होगा, टी चेस्ट होगा, तो उसका ड्रॉबैक नहीं मिलता है। पर यहाँ विदाउट यूज का है बेटा, विदाउट यूज का है तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा क्योंकि वो विदाउट यूज है। हाँ, यूज हो जाता तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता बेटा। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे आरटीपी खत्म किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा हो गया है। तो बेटा मेन था एमसीक्यू क्वेश्चन, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, अमेंडमेंट में थे, और हमने यहाँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपकी चार्ट रिवीजन कब अपलोड होगी, क्वेश्चनर्स अपडेशंस, यानी जो अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चंस अपडेट किए मैंने क्वेश्चनर्स के, उसका पीडीएफ तो मैंने दे दिया है आपको। आपने जहाँ से अमेंडमेंट डाउनलोड की नवंबर 20 की, उसी फोल्डर में देख लेना, आपको उसी फोल्डर में पीडीएफ मिल जाएगी। और वो जो अपडेटेड क्वेश्चंस है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा, ओके, और उसका भी शेड्यूल आपको दूंगा। तो अब आपका चार्ट रिविजन और अपडेटेड क्वेश्चंस पे किस तरह से हमारा डिस्कशन होगा उसका शेड्यूल मैं दूंगा। और कल या परसों में कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है, और वो ये डिमांड है कि सर मे अटेम्प्ट के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वैसे तो आपके यूट्यूब पे वीडियोस है, पर आप समरी अमेंडमेंट्स करने वाले थे, डिस्कशन करने वाले थे। तो बेटा हाँ, मैं पिछले 3-4 दिनों से सीए इंटर और सीए फाइनल सिंपल इंग्लिश फॉर साउथर्न रीजन, उनके लिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग में बिजी था, पर नो डाउट मैं आपको जो है यहाँ पे मे की अमेंडमेंट्स का फटाफट रिवीजन करके दे दूंगा। जो समरी मैंने आपको ऑलरेडी अमेंडमेंट्स में दी है वो समरी रिवाइज करके दे दूंगा, उसका लेक्चर मैं अभी 1-2 दिन में डाल दूंगा। और चार्ट रिवीजन एज वेल एज यहाँ पे क्वेश्चन या अपडेशन का हमारा शेड्यूल क्या होगा उसका भी वीडियो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ो, ये आरटीपी और मे की आरटीपी दोनों अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, और एग्ज़ाम में इस बार अच्छे मार्क्स लेना है, आईडीटी अबव 70 होना ही चाहिए आपका। तो चलो यहाँ रुकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।